हाय, मेरा नाम है अब्बास और आप देख रहे हैं स्किल यूनी। आज के इस लेक्चर इनपुट स्ट्रीम स्कैनर क्लास पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे उन सारे मेथड्स के बारे में जो स्कैनर क्लास हमें प्रोवाइड करता है सारे टेक्सचुअल डेटा के साथ खेलने के लिए, यानी कि स्ट्रिंग डेटा के इनपुट के लिए। इतनी बात समझ में आ जाती। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड के बारे में, नेक्स्ट लाइन मेथड के बारे में और नेक्स्ट डॉट कैर एट जीरो मेथड के बारे में, और हम नेक्स्ट लाइन के साथ जो इशू यानी कि प्रॉब्लम है उसके बारे में भी समझेंगे। और बहुत सारे प्रोग्राम्स करने वाले हैं आज हम यहाँ पर कि हम नेक्स्ट के लिए सेपरेट प्रोग्राम करेंगे, नेक्स्ट लाइन के लिए सेपरेट प्रोग्राम करेंगे, नेक्स्ट डॉट कैर एट जीरो के लिए सेपरेट प्रोग्राम करेंगे, यहाँ तक कि प्रॉब्लम को समझने के लिए भी हम सेपरेट प्रोग्राम देखेंगे, और यहाँ तक कि हम लास्ट में एक फुल फ्लेज्ड स्टूडेंट डेटा एंट्री का प्रोग्राम भी करेंगे कि जहाँ पर हम स्टूडेंट का डेटा इनपुट ले रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास और फिर उसे डिस्प्ले भी करा रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये लेक्चर। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे उन मेथड्स के बारे में स्कैनर क्लास के जो कि हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जो हमारे पास है वो है नेक्स्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या करता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सो इट रीड्स एंड रिटर्न्स द नेक्स्ट सिंगल वर्ड यानी कि टोकन फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम स्टॉपिंग एट द फर्स्ट व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी वर्किंग को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि ये नेक्स्ट मेथड काम करता कैसे। ये कह रहा है कि सबसे पहले इसकी जो रीड करने की स्टाइल है वो क्या है, वो रीड करेगा और रिटर्न करेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट सिंगल वर्ड, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वर्ड को रीड करेगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी या फिर एक सेंटेंस लिखा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा अब्बास स्पेस रन्स स्पेस स्किल यूनी। ठीक है, मैंने ये चीज लिखी। अब ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, ये हमारा इनपुट स्ट्रीम के अंदर गया हुआ है। ये पूरा का पूरा इनपुट स्ट्रीम का पार्ट है। समझ में आ गई बात? ठीक है, मैंने एक सेंटेंस दिया इनपुट में अब्बास रन्स स्किल यूनी। ये पूरा का पूरा इनपुट स्ट्रीम में गया हुआ है, ये पूरा का पूरा इनपुट स्ट्रीम में गया हुआ है। आपको पता है कि स्कैनर के काम करने का तरीका क्या है कि वो डेलीमीटर्स के बेसिस पर इस इनपुट स्ट्रीम में आई हुई चीजों के टोकन्स बनाता है। क्या करता है? उसके टोकन्स बनाता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा डेलीमीटर क्या होता है? व्हाइट स्पेस होता है। तो हमें पता है यहां पर एक व्हाइट स्पेस है, यहां पर एक व्हाइट स्पेस है, तो टोटल इसमें 3 टोकन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, पहला टोकन जो हमारा होगा वो अब्बास होगा, दूसरा टोकन जो है हमारा वो रन्स होगा, और तीसरा टोकन जो है वो हमारा स्किल यूनी होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो जब हम एक टेक्सचुअल डेटा कुछ इस तरह से लिखते हैं तो नेक्स्ट मेथड क्या करता है? नेक्स्ट मेथड यहां से रीड करना शुरू करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, यानी कि ए जहां पर लिखा हुआ है ये यहां पर कर्सर होगा, कर्सर यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? कर्सर यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो सबसे पहले ए देखता है, फिर बी देखता है, फिर बी देखता है, फिर ए देखता है, फिर एस देखता है। ठीक है, अभी तक उसे एक डेलीमीटर स्पेस नहीं मिला। एस के जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे यहां पर एक स्पेस देखने को मिलती है, और जैसे ही पहली स्पेस इसे एनकाउंटर होती है ये फौरन यहीं पर कर्सर को रोक देता है। इस स्पेस के बाद से ये कर्सर को यहीं पर रोक देता है और स्पेस के पहले पहले तक की जो भी चीज होती है इसको मान लेता है टोकन नंबर 1, क्योंकि टोकन नंबर 1 तो यही बनेगा। समझ में आ गई बात? तो एक सिंगल टोकन या फिर सिंगल वर्ड, ये जो कि यहां सबसे पहला वाला था हमारी इनपुट स्ट्रीम के अंदर जो कि था अब्बास, ये उसे इनपुट में कॉपी कर लेगा और फटाफट से नेक्स्ट मेथड जो है वो इस पहले वाले टोकन को रिटर्न करके हमें दे देगा। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, स्टॉपिंग एट द फर्स्ट व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। इनपुट स्ट्रीम में वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा लेकिन रुकेगा कहां? पहले व्हाइट स्पेस कैरेक्टर पर रुक जाएगा और फिर उसके आगे वो कर्सर आगे जाने नहीं देता है। नेक्स्ट मेथड के बारे में खास बात यह भी है कि जैसे ही उसको पहला स्पेस एनकाउंटर होगा वो कर्सर की पोजीशन पर वहीं पर छोड़ देगा। इतनी बात समझ में आई? तो अगला जब मेथड बाद में कोई दूसरा मेथड आता है तो उसका कर्सर यहीं से शुरू होगा तो वो आगे की चीजें रीड कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
बढ़िया, इतनी बात क्लियर हो जाती है। तो नेक्स्ट मेथड क्या कर रहा है? नेक्स्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वर्ड को इनपुट स्ट्रीम से उठाता है। सबसे पहला जो भी उसको सिंगल वर्ड टोकन मिल जाएगा वो उसे इनपुट स्ट्रीम से उठाएगा और रिटर्न करा देगा। कैसे पता चलेगा कि वो सबसे पहला ही सिंगल वर्ड है? वो हमें डेलीमीटर व्हाइट स्पेस के थ्रू पता चल जाता है। अगर हम कोई और डेलीमीटर यूज कर रहे हैं तो वो इस्तेमाल होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट व्हाइट स्पेस यूज होती है, तो उसको जैसे ही पहली स्पेस मिलेगी वो समझ जाएगा कि अभी तक मैंने जो कुछ भी देखा वो पहला टोकन था, अभी तक मैंने जो कुछ भी देखा वो पहला टोकन था और यही सिंगल वर्ड है, और ये उसे उठा करके रिटर्न करा देगा। इतनी बात समझ में आ जाती है? ठीक है। सिंटैक्स क्या है नेक्स्ट मेथड का? नेक्स्ट मेथड का सिंटैक्स ये है कि हमें एक डेटा टाइप स्ट्रिंग यहां पर रखना होता है। वजह क्या है स्ट्रिंग रखने के पीछे? क्योंकि ये जो मेथड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, ये दोनों ही मेथड्स हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न कराते हैं। ठीक है। तो दोनों ही मेथड यानी कि नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन मेथड वो क्या करते हैं? वो हमें यहां पर एक स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करते हैं। तो जरूरी है कि जब ये नेक्स्ट मेथड कुछ रिटर्न करेगा तो हम उसे एक ऐसे वेरिएबल में स्टोर कराएं कि जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो, क्योंकि अगर इस वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं होगा तो क्योंकि नेक्स्ट मेथड एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है तो वहां पर डेटा टाइप मिसमैच वाली दिक्कत आएगी और हमें एक एरर शो होगी। इतनी बात समझ में आ जाती है कि नेक्स्ट मेथड कैसे काम करता है? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं कोड की तरफ और कोड में देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड एक्चुअल में वर्क करता कैसे है। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं अपनी ब्लूजे स्क्रीन के ऊपर। हमने फटाफट से यहाँ पर एक नई क्लास बनाई और इस नई क्लास का नाम हम लोग रखेंगे नेक्स्ट मेथड। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर आगे क्लास को लगा देते हैं। क्लास हमने ओपन करी और पुराना सारा कोड जो है वो हमने यहां से रिमूव कर दिया। इतनी बात क्लियर हो जाती है? बढ़िया। इसके बाद अब हम लिखेंगे पब्लिक क्लास और उसके बाद हमने लिखा नेक्स्ट मेथड जो हमारी बॉयलर प्लेट होती है। उसके बाद हम लिख देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग। उसके बाद हमारा ये कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज हो गया। बात क्लियर हो गई? ठीक है। हमें करना क्या है इस प्रोग्राम के अंदर? हमें नेक्स्ट मेथड की फंक्शनैलिटी को समझना है और उस पर कुछ काम करना है और देखना है कि वो प्रोग्राम में कैसे काम करता है। हम जानते हैं नेक्स्ट मेथड जो है वो हमारा java.util पैकेज के अंदर आता है। ठीक है, java.util पैकेज में किस क्लास का पार्ट है? स्कैनर क्लास का पार्ट है। पिछले लेक्चर में हमने समझा कि स्कैनर क्लास का इस्तेमाल हमें करना है, तो सबसे पहले हमें उसे अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराना होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं होता है। तो हमने ऊपर एक लाइन लिखी, इंपोर्ट java.util.scanner। बढ़िया भाई, इतनी बात क्लियर हो जाती है। तो अब स्कैनर क्लास हमारे प्रोग्राम में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं? दूसरा स्टेप, हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने लिखा स्कैनर st इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। यही ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है। सबसे पहले क्लास का नाम लिखो, फिर अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखो जो आप देना चाहते हो, फिर न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करो ताकि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सके, और फिर से दोबारा से क्लास का नाम रिपीट करो विद पैरेंथेसिस। ठीक है, और फिर सेमीकोलन लगा दो, और अगर कुछ देना चाहते हो तो वो भी दो। अब क्योंकि भाई स्कैनर क्लास को इनपुट स्ट्रीम का डेटा चाहिए, यानी कीबोर्ड से जो भी इनपुट हो रहा है वो उसे चाहिए, तो हमें यहाँ पर इसे स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम जावा की यानी कि system.in देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो कीबोर्ड पे आए हुए डेटा को रीड नहीं कर पाएगा। इतनी बात क्लियर हो जाती है? बढ़िया। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जरा सा कि ये जो हमारा नेक्स्ट मेथड है ये एक्चुअल में काम करता कैसे है। ठीक है, इसके लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे, सिंपल सा। हमने कहा कि हम कोई किसी सब्जेक्ट का नाम एंटर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक प्यारा सा मैसेज बाहर के लिए, लोगों के लिए, जो यूजर होगा उसके लिए प्रिंट करा देते हैं कि भाई system.out.print। उसके बाद मैंने लिखा एंटर अ सब्जेक्ट। ठीक है, एक सब्जेक्ट एंटर करो, यानी जो कि सब्जेक्ट का नाम हो जाएगा। बढ़िया भाई। इसके बाद अब वो सब्जेक्ट एंटर करेगा तो कैसे करेगा? उसके लिए हमें कुछ तो रीड करने के लिए मेथड वगैरह कॉल करना होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट का नाम एक टेक्सचुअल डेटा है, एक स्ट्रिंग होगा, एक वर्ड होगा, तो वो हम कैसे रीड कराएंगे? तो हमारा दिमाग काम किया कि भाई स्कैनर ऑब्जेक्ट यानी SC का यूज करते हुए
हम डॉट करके नेक्स्ट मेथड को कॉल करें तो वो इनपुट स्ट्रीम से एक वर्ड को उठा लाएगा। ठीक है, हमने सेमीकोलन लगाया। सवाल ये कि चलो उठा तो लाएगा, लेकिन हम उसे स्टोर कहां कराएंगे? तो स्टोर कराने के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल बना लेंगे जिसका नाम होगा सब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई? बढ़िया भाई, क्लियर हो गई बात, बहुत अच्छे। अब फटाफट से हम प्रिंट करा के देख भी लेते हैं कि सब्जेक्ट का नाम क्या है। तो हम प्रिंट कराएंगे system.out.println सब्जेक्ट नेम इज प्लस, और फिर हमने सब्जेक्ट डाल दिया, जो भी सब्जेक्ट में वैल्यू आई होगी वो प्रिंट हो जाएगी। बढ़िया, प्रोग्राम रेडी है हमारा, हम लोग ने कंपाइल किया। अच्छा, एक काम हमने नहीं किया, वो क्या कि हमने स्कैनर को क्लोज नहीं किया। ठीक है, हमें स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्लोज भी करना है, ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती कोड करते वक्त। ठीक है, ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतर है कि कर लिया जाए तो वो ज्यादा बेटर होगा। कंपाइल किया, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया। हमसे कहता है एंटर अ सब्जेक्ट, इनपुट हमारा हाईलाइट हो चुका है तो हमने लिख दिया भाई सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स, और जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो फौरन उसके पास इनपुट चला गया कि सब्जेक्ट नेम इज मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट नेम इज मैथमेटिक्स। अब मुझे यहां पर एक और बात आपको समझानी है। वो क्या? वो ये समझाना है कि मैंने एक बात बताई कि जो नेक्स्ट मेथड होता है वो इनपुट तो रीड करता है, पहले वर्ड को तो रीड करता है, यानी जब तक पहली स्पेस नहीं मिल जाती, लेकिन उसके बाद उस कर्सर को वहीं पर रख देता है, यानी अब अगला जो मेथड आएगा वो उसी के आगे से रीड करेगा। ठीक है, तो अभी जब हमने इस मेन मेथड को कॉल किया और इसने जब हमसे सब्जेक्ट का नाम मांगा तो मैंने इसको क्या दिया? मैंने दिया मैथमेटिक्स, जहां पर मैंने एक सिंगल वर्ड दिया और एंटर दबा दिया। तो अब कर्सर, अब यहां पे तो एक ही वर्ड था रीड करने के लिए और वही रीड हो गया, तो कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम थोड़ा सा जाते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, अब हमने फिर से मेन मेथड को कॉल लगाई, लेकिन इस बार मैंने सब्जेक्ट का नाम लिख दिया कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कुछ बात समझ में आती है? कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ध्यान दीजिए, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है कंप्यूटर, दूसरा है एप्लीकेशन, बीच में स्पेस। हम जानते हैं नेक्स्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ इतने, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस पहले कंप्यूटर वर्ड को रिकॉग्नाइज करेगा, बाकी को छोड़ देगा। बढ़िया, एंटर दबाया तो हम देख भी रहे हैं कि सब्जेक्ट नेम में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर आता है। सब्जेक्ट नेम में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? यहां पर कंप्यूटर आया, पूरा का पूरा कंप्यूटर स्पेस एप्लीकेशंस नहीं आया। इतनी बात समझ में आ जाती है? बढ़िया। अब दूसरी बात हमें क्या समझानी थी, वो ये कि हमारा जो कर्सर है वो इस कंप्यूटर को रीड किया होगा, और जो कर्सर है वो यहां पर एप्लीकेशंस के पहले यहां पर मौजूद होगा। ठीक है, तो अगर हम दोबारा से इस कोड में नेक्स्ट मेथड को कॉल करें तो वो इसको रीड कर सकता है। ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो कोड के अंदर जाते हैं, हमें पता है कि हम एक 2 वर्ड वाला सब्जेक्ट डालने वाले हैं, तो हम आगे लिख देते हैं स्ट्रिंग subject2। ठीक है, subject2 नाम का एक वेरिएबल बनाया और हमने इसमें फिर से कहा sc.next। इतनी बात समझ में आ जाती है? हमने 2 बार sc.next को कॉल किया, तो 2 बार sc.next का मतलब क्या है कि वो हमारी इनपुट स्ट्रीम्स में से एक वर्ड को नहीं उठाएगा, 2 वर्ड को उठाएगा। पहला वर्ड सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, और जो दूसरा वर्ड है वो subject2 वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ जाती है? बढ़िया भाई। यहां पे हम आए और हमने इसको subject2 वाले वेरिएबल को भी प्रिंट करा के देखा, तो subject2 नेम इज ये। कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया। अब हम सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं क्या? कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और एंटर दबाते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमने 2 वर्ड का इनपुट डाला, तो इस हिसाब से कैसे काम हुआ होगा? कर्सर यहां पर रहा होगा, कंप्यूटर पर आपको रेड लाइन दिख रही होगी। ठीक है, कर्सर यहां पर रहा होगा, फिर उसने कंप्यूटर को रीड किया होगा, पहला वर्ड रीड हो गया, स्पेस उसे मिल गई, पहला टोकन उसने रीड कर लिया, फौरन उसने सब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर उसको डाल दिया और प्रिंट करवा दिया सब्जेक्ट नेम इज कंप्यूटर। बढ़िया। अब हमें पता है क्योंकि नेक्स्ट मेथड ऐसा मेथड है जो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में नहीं भेजता, सेम लाइन में ही रखता है। तो अब जो अगला नेक्स्ट मेथड हमने लिखा था, 2 नेक्स्ट मेथड लिखे ना, subject2 के बाद भी लिखा, तो वो रीड करना जब शुरू करेगा तो वो यहां से रीड करना शुरू करेगा और उसे एप्लीकेशन एक और वर्ड मिल जाएगा, यानी एक और टोकन पहले से इनपुट बफर में मौजूद था, उसको उठाया और उठा करके subject2 के अंदर डाल दिया। दैट इज वाई हमें यहाँ पे प्रिंट होते हुए दिखाई दे रहा है कि subject2 नेम इज एप्लीकेशंस। इतनी बात समझ में आ जाती है? क्लियर है? बढ़िया है, बहुत अच्छे। तो अब जो मेथड हमें समझना है वो है नेक्स्ट लाइन मेथड। ठीक उसी तरह से जैसे अभी हमने नेक्स्ट मेथड को समझा जो कि एक स्ट्रिंग के लिए काम करता है, यानी कि स्ट्रिंग को रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रिंग तो नहीं, वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड को रीड करने की कोशिश करता है जो कि ऑफ कोर्स एक स्ट्रिंग है।
ठीक है, उसी तरह से हम नेक्स्ट लाइन मेथड को भी देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सो इट रीड्स एंड रिटर्न, ये रीड करता है और रिटर्न करता है। सवाल है क्या? तो सीधा सीधा जवाब है द इंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट इंक्लूडिंग स्पेसेस। समझ में आई बात? कि जब हम इनपुट डालते हैं तो हमने बहुत सारी बात लिखी कि बहुत सारे वर्ड्स लिखे जिनमें बीच में स्पेसेस आ रही हैं, ठीक है, तो वो पूरी एंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट को रीड करके रिटर्न कर देता है। ये बात समझ में आई? ऊपर नेक्स्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ पहले वर्ड को, जैसे ही उसे पहला स्पेस मिलता था और वो उसको पहला वर्ड बना करके रीड करके रिटर्न कर देता था और कर्सर को वहीं पर रखता था सेम लाइन के अंदर। लेकिन नेक्स्ट लाइन ऐसा नहीं करता। नेक्स्ट लाइन कहता है कि हम पूरी एंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट को रीड करेंगे जब तक कि हमें न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं मिल जाता। दैट इज वाई यहां लिखा हुआ है स्टॉपिंग ओनली एट द न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, टेक्निकल भाषा में बात करी जाए या कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करी जाए तो लाइन चेंज जो है, कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि लाइन अब चेंज हुई है? तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमारे पास एक कैरेक्टर होता है \n, यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं। तो ये कंप्यूटर इस \n से समझता है कि लाइन चेंज हुई या फिर नहीं हुई, या वही लाइन चल रही है या फिर दूसरी लाइन है। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट लाइन मेथड करेगा क्या कि जब भी इनपुट स्ट्रीम में कुछ लिखा जाएगा तो उसके लास्ट में वो कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करेगा क्या, \n कैरेक्टर को। जैसे ही उसे \n कैरेक्टर मिलता है वो सारी की सारी चीजें जो अब तक उसने रीड करी हैं वो उठा करके रिटर्न कर देगा। इतनी बात समझ में आ जाती है? अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सिंटैक्स की बात करें तो स्ट्रिंग वेरिएबल नेम इज इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन। मतलब क्या है कि हम जानते हैं नेक्स्ट लाइन मेथड एक स्ट्रिंग के साथ काम करने वाला मेथड है, तो ये रीड और रिटर्न भी एक स्ट्रिंग करेगा। दैट इज वाई हमें एक ऐसा वेरिएबल बनाना होगा जो एक स्ट्रिंग को स्टोर करा सके। ठीक है, बाकी फिर हम स्कैनर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट लाइन मेथड को कॉल लगा देंगे। इतनी बात समझ में आ जाती है? अब एक एग्जाम्पल वही उठाते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि काम कैसे करता है। लेट्स से मैंने इनपुट बॉक्स के अंदर लिखा अब्बास रन्स स्किल-यूनी। इतनी बात समझ में आ गई? मैंने इनपुट बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा। ठीक है, तो एक बात मैं यहां पे समझाता हुआ चलता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब भी हमारे पास ब्लूजे में वो इनपुट बॉक्स खुल करके आता है और हम ये बकवास लिखते हैं यानी अपना इनपुट देते हैं और फिर उसके बाद हम दबाते हैं एंटर बटन। क्या दबाते हैं? अपने कीबोर्ड पे एंटर बटन दबाते हैं। एंटर बटन दबाते ही ये पूरी की पूरी इनपुट स्ट्रीम जो है वो पहुंच जाती है हमारे मेथड के पास, यानी जो भी हमने मेथड्स वगैरह कॉल किए होंगे उनके पास पहुंच जाती है। यूं कहा जाए ये जो कुछ भी हमने लिखा है ये चली जाती है इनपुट स्ट्रीम के पास। ठीक है, आपको तो यही समझ में आ रहा है कि ये जो कुछ भी हमने लिखा है यही चला जाता है इनपुट स्ट्रीम के पास। लेकिन नहीं, सिर्फ इतना नहीं जाता, इसके साथ \n लास्ट में लग के जाता है। यानी कीबोर्ड पर जैसे ही हम एंटर बटन को प्रेस करते हैं, कीबोर्ड पर जैसे ही हम एंटर बटन को प्रेस करते हैं वहां पर फौरन क्या होता है कि इस लाइन के लास्ट में \n लग करके वहां पर चला जाता है। इतनी बात समझ में आ जाती है? बढ़िया। अब जब \n लग करके चला जाता है तो होगा क्या? जब नेक्स्ट लाइन मेथड इस इनपुट को रीड करने की कोशिश करेगा और उसकी सर्च किसके लिए होती है? नेक्स्ट लाइन मेथड इस पूरे टेक्स्ट में इनपुट में सर्च करेगा \n को। ठीक है, तो लास्ट में एक \n यहां पर लग करके गया होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं \n लग करके गया होगा। तो अब यहां पर होगा क्या? अब्बास रन्स स्किल-यूनी और फिर उसे मिलेगा \n। तो यहां पर होगा ये कि स्कैनर यानी हमारा ये जो नेक्स्ट लाइन मेथड है इसको रीड करना यहां से शुरू करेगा, लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ेगा, फिर और आगे बढ़ेगा, ढूंढ रहा है लेकिन उसे \n मिल नहीं रहा। जैसे ही उसे \n मिल जाता है वो समझेगा कि अब मेरा डेलीमीटर मुझे मिल चुका है, अब मेरी सर्च कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक मैंने जो कुछ भी रीड किया यही हमारा टोकन था सबसे पहला, और ये इसी को उठा करके रिटर्न कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई? इसीलिए ब्लूजे विंडो के अंदर जब हम सारा का सारा टेक्स्ट लिख के इनपुट करके एंटर दबा देते हैं तो नेक्स्ट लाइन मेथड वो सारे के सारे को उठा करके हमें वापस से रिटर्न करके प्रिंट करा करके दिखा देता है। तो हमें लगता है कि कुछ नया तो हुआ नहीं, और हमारे लिए ऊपर ऊपर से बात ये होती है कि भाई जो भी हमने डाला वो पूरा का पूरा वो रीड कर ले रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये \n के बेसिस पर काम करता है, या यूं कहा जाए नेक्स्ट लाइन मेथड में डेलीमीटर व्हाइट स्पेस से बदल करके हो क्या जाता है, वो \n हो जाता है। क्या हो जाता है?
एन हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है? बढ़िया, समझ में आ रही बात। अब चलते हैं कोड की तरफ, कोड में देखते हैं तो चीजें थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होंगी। बढ़िया, आ चुके हैं हम लोग अपनी ब्लूजे स्क्रीन के ऊपर और हम एक नई क्लास बना लेते हैं और इस क्लास का नाम हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन मेथड देते हैं। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट लाइन मेथड नाम की एक क्लास बन करके रेडी हो चुकी है। हमने इसको ओपन किया, पुराने सारे कोड को रिमूव कर दिया और अब हम अपना सबसे पहली लाइन लिखेंगे import java.util.scanner। इतनी बात समझ में आ जाती है? बढ़िया, क्लियर हो गई बात। java.util.scanner को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें इनपुट लेना है भाई यूजर से और हम स्कैनर के थ्रू ही लेंगे। अब इसके फौरन बाद हम लोग अपनी क्लास बनाना शुरू करते हैं, पब्लिक क्लास, और क्लास का जो भी नाम था यानी नेक्स्ट लाइन मेथड। उसके बाद अपना मेन मेथड बना लेते हैं, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिर यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग और फिर आ जाएगा आर्ग्स। उसके बाद यहाँ पर क्लोज हो गया। बढ़िया, समझ में आ गई बात। यहां तक चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब देखिए हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, एक और काम हमें करना होगा, वो क्या है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और इसके आर्ग्यूमेंट में हम system डॉट इन यानी हमारी स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को पास कर देंगे ताकि ये कीबोर्ड पे टाइप किए हुए डेटा को एक्सेस कर सके। समझ में आ गई बात। अब हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं नेक्स्ट लाइन मेथड। ठीक है, अब देखते हैं इसका काम होता कैसे है। मैंने लिखा सबसे पहले, लेट्स से मैं किसी सेंटेंस को प्रिंट कराना चाहता हूं, तो मैंने सबसे पहले एक प्यारा सा मैसेज प्रिंट करा दिया कि system.out.println और फिर मैंने लिख दिया एंटर अ सेंटेंस। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, और फिर मैंने प्रिंट मेथड को क्लोज भी कर दिया। इसके बाद अब हमने जब एक बेहतरीन सा मैसेज डिस्प्ले करा दिया है, इसके बाद हमारा काम होगा कि अब मैसेज डिस्प्ले कराया तो वो कहीं ना कहीं तो यूजर इनपुट देगा, तो इनपुट स्ट्रीम में हम लेते हैं। तो हमने कहा sc.nextLine ये मेथड पूरी की पूरी लाइन को रीड कर लेगा। लेकिन स्टोर कहां करा रहे हैं हम अपने प्रोग्राम में? कहीं स्टोर भी तो कराना होगा, तो हमने एक स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ वेरिएबल बना लिया सेन यानी सेंटेंस। इतनी बात समझ में आ जाती है? ठीक है, बढ़िया। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसी चीज को यहां पर प्रिंट करा के देख लेते हैं। यानी कि हमने लिखा system.out.println और उसके अंदर मैंने लिख दिया सेंटेंस और प्लस सेन लिख दिया। तो सेन के अंदर यानी सेंटेंस का जो वेरिएबल सेन है, जिसके अंदर जो कुछ भी रीड होकर के sc.nextLine के थ्रू आया होगा वो सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद हमारी बेहतरीन प्रैक्टिस जो होती है उसके अकॉर्डिंगली काम कर लेते हैं और हम यहाँ पर स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। हमने कंपाइल किया, क्लास कंपाइल हो जाती है, कोई एरर नहीं आता है, फिर हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया और हमारा यहाँ पर एंटर अ सेंटेंस लिख करके आ रहा है। ठीक है, तो अब हम फटाफट से एक सेंटेंस लिख देते हैं। मैंने लिखा अब्बास रन्स स्किल यूनी। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा अब्बास रन्स स्किल यूनी, जिसमें 3 वर्ड्स हैं, अब्बास, रन्स और स्किल यूनी। और जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा, आपको पता है कि इसके लास्ट में एक बैकस्लैश n कैरेक्टर लग के वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, और फौरन हुआ क्या कि मैंने जो सेंटेंस डाला एग्जैक्टली वही सेंटेंस यहां पर प्रिंट हो गया। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? अब आपको लग रहा होगा कि भाई नेक्स्ट लाइन का काम यही है कि मैं जो कुछ भी डालता हूं इनपुट में पूरा का पूरा उठा करके प्रिंट कर देता है, यही लग रहा है ना? नहीं, हमने कहा ना वो बैकस्लैश n के बेसिस पे काम कर रहा है। अब देखिएगा, मैंने मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा अब्बास, देन फिर मैंने लिखा बैकस्लैश n, स्पेस नहीं दे रहा हूं मैं, फिर मैंने लिखा रन्स, फिर मैंने लिखा बैकस्लैश n, फिर मैंने लिखा स्किल यूनी। इतनी बात समझ में आई? मैंने इनपुट में ही बैकस्लैश n पास कर दिया। ठीक है, अभी भी आपको क्या यही लग रहा है कि जो भी मैं लिख के दे रहा हूं वो वही का वही प्रिंट हो जाएगा? मैंने एंटर दबाया और हुआ क्या, जो भी मैंने दिया वही का वही यहां पर प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? वजह क्या है कि ये हमारे इस बैकस्लैश n को एज अ न्यू लाइन कैरेक्टर पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि जावा के अंदर इस चीज को दिखाने के लिए यानी डेलीमीटर के तौर पर बैकस्लैश n का कुछ और ही फंडा है, कुछ और ही लॉजिक है। इस वजह से यहां पर इसने इस बैकस्लैश n को एज अ न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं पहचाना और इसी वजह से इसने अब्बास तक ही नहीं रीड किया। इसने पूरा का पूरा जो भी हमने डाला था पूरा का पूरा रीड कर लिया। इतनी बात समझ में आ जाती है?
क्लियर हो जाती है बात यहाँ पर? बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन मेथड के बीच के डिफरेंसेस के बारे में, यानी इन दोनों मेथड्स के काम करने के तरीके में कितना फर्क है, हमें ये इस बात को यहाँ पर समझना है। सबसे पहला नेक्स्ट मेथड का पहला पॉइंट अगर हम रीड आउट करते हैं तो वो कहता है इट रीड्स ओनली अ सिंगल वर्ड। यही बात हम समझते हुए आ रहे थे कि नेक्स्ट मेथड एक सिंगल वर्ड रीड करता है। कब तक? टिल डेलीमीटर व्हाइट स्पेस इज एनकाउंटर्ड। जो भी डेलीमीटर है बाय डिफॉल्ट जो कि व्हाइट स्पेस होता है, जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक वो उसे सिंगल वर्ड मानता हुआ चलता है। अब वो बात अलग है कि हमने 3-4 शब्दों को मिलाकर के एक ही शब्द बना करके, एक ही वर्ड बना करके इनपुट में दे दिया और हम कहें कि कंपाइलर बेवकूफ है या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेवकूफ है। वहां पर वो बेवकूफ नहीं है, उसने लॉजिक जिस तरह से लगाया हुआ है उसका लॉजिक ये है कि वो व्हाइट स्पेस के बेसिस पर वर्ड्स को डिवाइड करता है। तो अगर आप व्हाइट स्पेस के अलावा आप जोड़ी दोगे, 4 शब्दों को मिला दोगे, 4 वर्ड्स को मिला दोगे, तो ये आप बेवकूफी कर रहे हो। जावा की लैंग्वेज के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आ जाती है। नेक्स्ट लाइन मेथड की अगर हम बात करते हैं तो इट रीड्स द होल लाइन टिल अ न्यू लाइन कैरेक्टर इज एनकाउंटर्ड। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट लाइन मेथड जो है वो पूरी की पूरी होल लाइन, वो पूरी की पूरी होल लाइन को क्या करेगा? रीड करेगा। जो कुछ भी लिखा हुआ है पूरा का पूरा रीड करेगा, छोड़ेगा नहीं। और सब कुछ रीड करने के बाद कब तक रीड करेगा? जब तक उसे न्यू लाइन कैरेक्टर यानी कि \n ना मिल जाए। बात समझ में आ रही है? बाय डिफॉल्ट अंदर जावा लैंग्वेज ने क्या सिस्टम कर रखा है \n यानी न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए, वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो फिलहाल हम उस तरफ जाते भी नहीं है, लेकिन हमें जो बात समझनी है वो ये कि पूरी की पूरी लाइन ये एक बार में एज अ इनपुट ले लेता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करी जाए तो उसका दूसरा पॉइंट कहता है कि इट प्लेसेस द कर्सर इन द सेम लाइन आफ्टर रीडिंग द इनपुट। इनपुट रीड करने के बाद वो कर्सर को सेम लाइन में रखता है। ये चीज हमने नेक्स्ट मेथड का जब कोड अभी लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने ये चीज वहां पर आप लोगों को वहां पर हमने दिखाई भी थी। वो क्या था कि हमने 2 वर्ड्स भी डाले थे और हमने दिखाया था कि जब हम दोबारा से नेक्स्ट मेथड को कॉल करते हैं तो वो दूसरे वर्ड को भी रीड कर लेता है, क्योंकि कर्सर वहीं पर मौजूद था, पहले वर्ड के बाद रुक गया था, नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया था। इतनी बात समझ में आ जाती है कि नहीं आ जाती है? लेकिन नेक्स्ट लाइन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर इट प्लेसेस द कर्सर इन द नेक्स्ट लाइन आफ्टर रीडिंग द इनपुट। वजह क्या है? वजह सिंपल है, क्योंकि उसने पहली लाइन का सब कुछ रीड कर लिया है, तो अब वो ऑटोमेटिकली कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा कि अब जो भी रीडिंग करनी है वो नेक्स्ट लाइन से करो, क्योंकि मैंने पहले लाइन का तो सब कुछ रीड कर लिया है। तो अब यहां कुछ बचा भी नहीं है, तो चुपचाप से क्या करो? नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ और वहां से रीड करना शुरू कर दो। इतनी बात समझ में आ जाती है कि नहीं आ जाती है? ठीक है, हमने कोड के अंदर भी ये सारी चीजें देख ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को और एक्सप्लोर करते हुए हमारे पास एक और मेथड बचा हुआ है, नेक्स्ट डॉट कैरेट जीरो मेथड। उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे सामने है नेक्स्ट डॉट कैरेट जीरो मेथड। एक्चुअल में ये कोई मेथड नहीं है, बल्कि इसमें 2 मेथड्स को कंबाइन किया गया है। हम इसे एक टेक्निक कह सकते हैं, जिसके अंदर हम 2 मेथड, यानी कि पहला मेथड जो कि हमारा नेक्स्ट मेथड है जो आज हमने सबसे पहले पढ़ा, और एक और मेथड है कैर एट जीरो मेथड। ठीक है, वैसे कैर एट जीरो मेथड कुछ नहीं होता है, मेन ये इस मेथड का नाम है कैर एट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस मेथड का नाम क्या है? कैर एट नाम है, यानी कि कैरेक्टर एट पोजीशन। ठीक है, और इसके अंदर ये पैरेंथेसिस के अंदर जो 0 हमने पास किया है ये कैरेक्टर की पोजीशन बता रहा है, कैरेक्टर का इंडेक्स बता रहा है। ठीक है, और 0 का मतलब होता है फर्स्ट कैरेक्टर, सबसे पहला कैरेक्टर। इतनी बात समझ में आ जाती है? ठीक है, दूसरी बात ये कि ये जो नेक्स्ट मेथड है ये स्कैनर क्लास का पार्ट है, ये स्कैनर क्लास का पार्ट है, लेकिन ये जो कैरेट जीरो मेथड है ये स्ट्रिंग क्लास का पार्ट है। किस क्लास का पार्ट है? स्ट्रिंग क्लास का पार्ट है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द टेक्निक दैट कंबाइंस नेक्स्ट मेथड विद कैरेट मेथड टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर इनपुट। ठीक है भाई, हम जितना जानते हैं नेक्स्ट लाइन मेथड क्या करता है? नेक्स्ट लाइन मेथड पूरी की पूरी लाइन को इनपुट में ले लेता है। नेक्स्ट मेथड क्या करता है? नेक्स्ट मेथड कम से कम एक सिंगल वर्ड को तो लेता ही लेता है, और उस सिंगल वर्ड में मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर हम सिर्फ सिंगल
कैरेक्टर यानी ए बी सी इस तरह की चीज को रीड कराना चाहते हो, या फिर मैंने मेल इनपुट किया तो मैं मेल का सिर्फ एम निकालना चाहता हूं, और अगर मैंने फीमेल इनपुट किया तो मैं फीमेल का सिर्फ एफ स्टोर कराना चाहता हूं, तो उसी के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट मेथड के आगे डॉट कैरेट जीरो लगा करके। इतनी बात समझ में आती है? कोड देखेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। सिंटैक्स की बात करते हैं तो क्योंकि कैरेट जीरो है, होता क्या है कि अगर मैंने एक वर्ड दिया अब्बास और जब मैंने इसके ऊपर इस मेथड को लगाया कैरेट जीरो को, तो वो मुझे सिर्फ और सिर्फ पहला कैरेक्टर ए निकाल के देता है। और सिंगल कैरेक्टर एक कैर डेटा टाइप होता है, कैरेक्टर लिटरल होता है। दैट इज वाई हमें एक ऐसा वेरिएबल बनाना होगा जिसका डेटा टाइप क्या हो, कैर हो, तभी हम एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करा पाएंगे। अगर आप स्ट्रिंग बनाते हो दिक्कत कुछ नहीं है, स्ट्रिंग के अंदर भी एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, लेकिन बेवकूफी का काम होगा क्योंकि सिंगल कैरेक्टर स्टोर कराने के लिए ही कैरेक्टर को बनाया गया है, तो क्यों ना हम उसे इस्तेमाल करें बजाय स्ट्रिंग के। ठीक है, बाकी हम स्कैनर ऑब्जेक्ट की मदद से नेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे, फिर उस नेक्स्ट मेथड के थ्रू हमारे पास एक वर्ड आ जाएगा और फिर उसी वर्ड में से हम कैरेट जीरो लिख करके उसके पहले लेटर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब थोड़ा सा यहीं पर रफ तरीके से इसकी वर्किंग को समझते हैं, फिर कोड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने इनपुट में दिया वही सेंटेंस कि अब्बास रंज स्किल यूनिट, मैंने इतना लंबा इनपुट दे दिया। ठीक है, अब आपको भी पता है मेथड मैंने यूज किया सबसे पहले नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, इसमें से सबसे पहले वर्ड को निकाल लेगा। तो यानी कि यहां से ये जो हमारा अब्बास वाला वर्ड है ये अलग हो जाएगा, सबसे पहला टोकन हमें मिल जाएगा एज अ इनपुट। सिर्फ नेक्स्ट तक की वर्किंग बता रहे हैं यहां पर। ठीक है, सिर्फ इसकी वर्किंग से हमें इतना मिल जाएगा अब्बास, तो हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात? अब्बास मैंने लिख दिया। दूसरी बात, अब यहां नेक्स्ट तक पे आ गया। अब होगा क्या एक्चुअल में कि ये जो डॉट कैरेट जीरो हम लगा हुआ देख रहे हैं, जो नेक्स्ट के आगे लगा हुआ है, ये नेक्स्ट के ऊपर नहीं लग रहा है, नेक्स्ट को जो मिला इनपुट रीड करने पे वो उसके ऊपर लग रहा है। और हम जानते हैं कि अभी इस इनपुट इन स्ट्रीम के लिए नेक्स्ट को मिला है अब्बास, तो एक्चुअल में जो डॉट कैरेट जीरो लगेगा वो इसी के ऊपर लगेगा, डॉट कैरेट जीरो। मतलब ये कहेगा कि ये जो भी हमारे पास स्ट्रिंग आई है इसके पहले कैरेक्टर को ढूंढो, इसके पहले कैरेक्टर को ढूंढो। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे चीजें आपके लिए क्लियर करता हूं कि हो क्या रहा है। अब देखिए, जो भी यहाँ पे पहला कैरेक्टर अब्बास आया था वो इन बॉक्सेस के अंदर मैं फिल कर देता हूं, कैपिटल ए देन स्मॉल बी देन स्मॉल बी देन ए देन एस। ठीक है, हम ऐसे समझ लेते हैं। और यहाँ पे ये समझते हैं कि जीरो का मतलब हुआ पोजीशन वन वाला, सबसे पहली पोजीशन पर जो कैरेक्टर है। वन का मतलब हुआ दूसरी पोजीशन पर, टू का मतलब तीसरी पोजीशन, थ्री का मतलब चौथी पोजीशन पर, और फोर का मतलब हुआ पांचवी पोजीशन पर जो कैरेक्टर है। तो अब जब ये चीज डॉट कैरेट जीरो के पास जाएगी, यानी इस पूरे के ऊपर लगेगा डॉट कैर एट, और कैर एट कहता है कैरेक्टर एट पोजीशन, यानी इस स्ट्रिंग के अंदर वो किसी पोजीशन पर एक कैरेक्टर ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब उसके लिए मुझे यहां पर एक पोजीशन देनी होती है एज अ आर्ग्यूमेंट, तो मैंने लिख दिया कैरेट जीरो। कैरेट जीरो का मतलब ये हुआ कि ये इसकी जीरोथ पोजीशन यानी कि सबसे पहली पोजीशन पर जो कैरेक्टर है यानी कि ए, उसे निकाल लेगा। दैट इज वाई हम कह रहे हैं टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर, और वो भी सबसे पहला कैरेक्टर जो होता है हमारे इनपुट का वो उसे उठा लेगा। इस तरह से यहां पर नेक्स्ट डॉट कैरेट जीरो काम करता है। तो जब ये चीज पूरी की पूरी इवेलुएट होगी, तो इस चीज के इवेलुएट होने से मुझे जो आंसर मिलेगा, फाइनल जो आउटपुट मुझे मिलने वाला है वो मुझे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ए। वर्किंग समझ में आ गई? फिर से सुनिए क्या हुआ होगा। मैंने इतना लंबा इनपुट दिया, नेक्स्ट मेथड काम करता है इसके ऊपर। नेक्स्ट मेथड जब इसके ऊपर काम करता है तो वो स्पेसेस के बेसिस पर टुकड़े इसके बनाता है यानी टोकन्स, और उसमें से पहले टोकन को उठा लेता है। तो नेक्स्ट मेथड का जो आउटपुट मिला मुझे वो मिला सिर्फ और सिर्फ इतना अब्बास। इतनी बात समझ में आ जाती है। अब इस स्ट्रिंग अब्बास के ऊपर डॉट कैरेट जीरो लग जाता है, और कैरेट जीरो का मतलब होता है कैरेक्टर एट पोजीशन जीरो, या यूं कहा जाए सबसे पहला कैरेक्टर। और हमारी जो स्ट्रिंग अब्बास थी उसका सबसे पहला कैरेक्टर था ए। इतनी बात समझ में आ गई? तो फाइनली हमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, कैपिटल ए। इतनी बात समझ में आ जाती है? बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो अब इसको कोड में भी चल के देख लेते हैं तो हमारे लिए चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम अपने स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, ब्लूजे स्क्रीन के ऊपर, और हमने यहाँ पे नई क्लास बना ली और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। ये मैंने क्लास का नाम दे दिया। ठीक है, इसको मैंने खोल दिया, उसके बाद पुराने कोड को रिमूव कर दिया और फिर मैंने यहाँ पर फटाफट से पब्लिक क्लास बनाई और क्लास का नाम वही दिया जो बाहर था और एक फटाफट से मेन मेथड बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा क्योंकि मुझे इनपुट लेना है। तो मैंने लिखा है स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और इसमें इनपुट स्ट्रीम पास कर दी यानी कि सिस्टम डॉट इन। इतना तो अब तक आपको रट गया होगा। ठीक है, अब स्कैनर क्लास यूज करनी है तो क्योंकि वो यूटिल पैकेज के अंदर मौजूद है तो मुझे इसे इंपोर्ट भी करना होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट तो हमने बना ही लिया है, अब हम इनपुट लेना शुरू करते हैं। तो हम एक बेहतरीन सा मैसेज वहां पर डिस्प्ले करते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और हमने कहा एंटर अ सेंटेंस। ठीक है, मैं एक बहुत बड़ा सेंटेंस यहाँ पर इनपुट ले रहा हूँ ताकि आपको उसकी वर्किंग समझ में आए कि भाई एक बहुत बड़े सेंटेंस में सिर्फ पहला कैरेक्टर लिया उसने। ठीक है, अब मुझे कैरेक्टर स्टोर कराना है तो मैंने कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल बना लिया, कैरेक्टर फर्स्ट लेटर। ठीक है, इज इक्वल टू sc डॉट स्कैनर ऑब्जेक्ट की मदद से सबसे पहले मैं नेक्स्ट मेथड को कॉल करूंगा। उससे क्या होगा, उस पूरे सेंटेंस का पहला वर्ड मिल जाएगा। अब उस पहले वर्ड के डॉट कैर एट पोजीशन, ठीक है, यानी कौन सी पोजीशन, 0th पोजीशन पे जो कैरेक्टर है मैं उसे एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो मुझे पहला कैरेक्टर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। फिर मैं फटाफट से उसे प्रिंट करा देता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने यहां पर लिख दिया फर्स्ट लेटर। वेरिएबल की वैल्यू जो आई है आपकी तरफ से वो आई है फर्स्ट लेटर। इतनी बात समझ में आ गई। और फिर हमारी शराफत कि हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया। क्लियर हो गई बात। प्रिंट एलन की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। सब कुछ हो गया है, हमने कोड को कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, हमसे कहता है एंटर अ सेंटेंस। तो मैंने फिर वही सेंटेंस लिखा, अब्बास रन्स स्किल यूनी। मैंने 3 वर्ड का एक सेंटेंस लिखा, लेकिन मुझे रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, फर्स्ट लेटर ए। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, सबसे पहले नेक्स्ट मेथड काम किया जिसने सिर्फ और सिर्फ इस पूरे सेंटेंस में से सिर्फ और सिर्फ पहले वर्ड को उठाया, और फिर डॉट कैरेट 0 मेथड काम किया जिसने इस पहले वर्ड में से भी सिर्फ और सिर्फ पहले कैरेक्टर को उठाया। इतनी बात समझ में आ जाती है। मैं कुछ और इनपुट देता हूं। मैंने लिख दिया जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये मैंने लिखा, फुल स्टॉप लगा दिया। अब आप बताइए आउटपुट में क्या आना चाहिए। ठीक है, सोच लिया, अब देखते हैं क्या आता है। एंटर दबाया, मुझे क्या मिला, फर्स्ट लेटर जे। क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में जो कि लिखा हुआ था जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इतना बड़ा सा सेंटेंस, उसमें से इसने नेक्स्ट मेथड ने सिर्फ और सिर्फ जावा वर्ड को उठाया और फिर डॉट कैरेट ने इस जावा वर्ड में से सिर्फ और सिर्फ जे कैरेक्टर को उठा दिया और फिर हमें रिटर्न करा दिया। आई होप कि आपको नेक्स्ट डॉट कैरेट का ये जो टेक्निक है, कॉम्बिनेशन है, ये समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। इसको हम यूज करेंगे जैसी हमें जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से हम करेंगे। वर्किंग समझ में आ गई हो तो बहुत मजे की बात है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगेन नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे पास फिर से एक प्रॉब्लम आती है। हमने पिछले लेक्चर में भी एक प्रॉब्लम के बारे में समझा था जो कि इनपुट स्ट्रीम से रिलेटेड थी और उसके सॉल्यूशन में हमने स्कैनर क्लास को पढ़ा। अब स्कैनर क्लास को पढ़ते हुए भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है जो कि इसके मेथड्स के साथ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन मिक्सिंग न्यूमेरिक इनपुट्स, जैसे कि न्यूमेरिक इनपुट्स का मतलब कि जितने भी हमने कल पढ़े थे 5 मेथड्स जो कि नंबर्स के इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं, फिर चाहे वो नेक्स्ट INT हो, नेक्स्ट डबल हो, या फिर नेक्स्ट लॉन्ग हो, नेक्स्ट शॉर्ट हो, या फिर नेक्स्ट फ्लोट हो। ठीक है, हम जितने भी मेथड्स के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, यानी न्यूमेरिक इनपुट्स के बारे में। अगर कोई एक ऐसा प्रोग्राम आता है जहां पर हमें न्यूमेरिक इनपुट्स का भी यूज करना पड़ जाए, साथ में हमें स्ट्रिंग इनपुट्स खास करके नेक्स्ट लाइन का यूज करना पड़ जाए, तो हमें एक कॉमन इशू हमारे प्रोग्राम के अंदर ये देखने को मिलता है कि जहां पर हमें ऐसा लगता है कि एक नेक्स्ट लाइन जो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करी है, दैट appears to be skipped, यानी ऐसा लगता है कि उसे छोड़ दिया गया, उसका इनपुट तो लिया ही नहीं गया। ठीक है, अभी शायद मैंने ये जो बात आपको बताई आपको समझ में नहीं आई। कोड में चल के देखते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अब एक नई क्लास हम बना लेते हैं, कुछ भी ऐसे ही हमने नाम दे दिया, Z दे दिया, और हमने जब इसको क्लिक किया और यहां पर मैंने अपना
प्रॉब्लमैटिक कोड को पेस्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है, यानी जिसमें वो प्रॉब्लम है, तो क्लास का नाम अपने आप इसकी क्लास से मैच कर जाएगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। पैरा यहां पर हमारे पास ये कोड है, हमने इसे कंपाइल किया। थोड़ा सा इस कोड को ध्यान से मैं रीड आउट करता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा इसमें हो क्या रहा है। स्कैनर क्लास को मैंने इंपोर्ट किया है, प्रॉब्लमैटिक मिक्स्ड इनपुट नाम की क्लास बनाई है, फिर मैंने एक मेन मेथड बनाया जिसके अंदर ये पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है। अब इस पीस ऑफ कोड को समझते हैं। सबसे पहली लाइन जो है वो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रही है, और सबसे आखिरी लाइन जो है वो शराफत की निशानी है, और वो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को यहां पर क्लोज कर रही है। समझ में आ गई बात। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले यहां पर एक मैसेज प्रिंट कराया जाता है कि एंटर योर एज, यानी अपनी एज इंपुट करो। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि int एज इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। मैंने क्या किया, नेक्स्ट int मेथड का यूज किया स्कैनर ऑब्जेक्ट के थ्रू, और एज का इनपुट लेकर के एज के अंदर स्टोर करा दिया। ठीक है, फिर नॉर्मली मैंने क्या किया, फिलहाल मैं यहां से ये सारी चीजें हटा रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। ठीक है, आप फोकस करिए उस बात पे जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो मैंने एंटर योर एज का एक मैसेज डिस्प्ले कराया, और फिर नेक्स्ट int की मदद से मैंने एज को इनपुट भी करा लिया। ठीक, फिर मैंने कहा एंटर योर नेम, एक और मैसेज डिस्प्ले कराया, और फिर मैंने sc डॉट नेक्स्ट लाइन की मदद से उसका नाम स्ट्रिंग नेम नाम के वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का है उसके अंदर स्टोर कराया। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है ना, बढ़िया। उसके बाद फिर मैंने एज की वैल्यू को प्रिंट करा दिया और नेम की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, ये चेक करने के लिए कि एज के अंदर क्या आया और नेम के अंदर क्या आया। ठीक है, बात क्लियर हुई, समझ में आया। अभी जितना आपने समझा इस पूरे कोड के अंदर, इस पूरे लॉजिक के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं समझ में आई। ठीक है भाई, सिंटैक्स की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कंपाइलेशन की तो कोई एरर है ही नहीं। यहां पर जो एरर है वो लॉजिकल एरर है, यानी हमारे लॉजिक में दिक्कत है। और वो लॉजिक में दिक्कत ये है इसलिए है क्योंकि हमने इस प्रॉब्लम को समझा नहीं, इसीलिए मैं यहां पर आपको इस प्रॉब्लम को समझा रहा हूं। मैंने क्लोज किया, इसी प्रॉब्लमैटिक मिक्स्ड इनपुट कोड को मैंने रन कराया, मेन मेथड को कॉल लगा के ओके दबाया, मैंने एज इनपुट करी, लेट्स से मैंने लिखा 25। ठीक है, ये एज हो गई। एंटर दबाया, एंटर दबाते ही हुआ क्या, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एंटर दबाते ही हुआ क्या कि आपके कोड के लॉजिक के हिसाब से पहले उसे एज का इनपुट मांगना चाहिए था, मैंने दे दिया। फिर एक और बार उसे रुकना चाहिए था मेरे नाम के इनपुट के लिए, है ना। उसे एक और बार किस लिए रुकना चाहिए था, मेरे नाम के इनपुट के लिए, लेकिन वो नहीं रुका। अब हम देख रहे हैं नीचे हमारा इनपुट में दिखा भी नहीं रहा है, हाईलाइटेड भी नहीं है, हम इनपुट डाल भी नहीं सकते यहां पर। बात समझ में आ रही है। हुआ क्या फिर, और हम देख रहे हैं कि हमारा एंटर योर नेम में कुछ गया भी नहीं, और नेम का नेम जो है वो हमें खाली भी यहां पर दिखाई दे रहा है। आखिर चक्कर क्या है, हुआ क्या यहां पर, समझ में नहीं आई बात। तो यही कहानी थी। अब हम चलते हैं अपने वन नोट के ऊपर। तो यही कहानी मैं यहां पर समझा रहा था कि जब हम न्यूमेरिक इनपुट्स को स्ट्रिंग इनपुट खास करके नेक्स्ट लाइन के साथ यूज करते हैं तो हमें एक जो दिक्कत समझ में आती है वो ये कि हमारी नेक्स्ट लाइंस अपीयर्स टू बी स्किप्ड। ऐसा होता है कि नेक्स्ट लाइन स्किप होती हुई हमें दिखाई देती, जो कि अभी हमने कोड में देखा भी। नेक्स्ट लाइन मेथड जैसे हमें तो ऐसा लगा कि वो काम ही नहीं किया, उसको इनपुट मिला ही नहीं, है ना। लेकिन इंटरनली उसे इनपुट मिला है, इंटरनली उसे इनपुट मिला है। बात समझ में आ रही, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है अपीयर्स टू बी स्किप्ड। आपको लग रहा है कि वो स्किप हो गया है, प्रोग्राम सही से काम नहीं किया या कुछ ऐसा, जावा लैंग्वेज में कोई दिक्कत आ गई या फिर ब्लूजे हैंग कर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है नेक्स्ट लाइन को एक्चुअल में इनपुट मिला, इसीलिए वो वर्क करके बाकी आगे का कोड एग्जीक्यूट हो गया, उसको इनपुट मिला। लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं मिला। अब थोड़ा सा इसको ड्राई रन करके या थोड़ा सा मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि हुआ क्या था। मैंने इनपुट में उसे दिया था 25। क्लियर हो गई बात, क्या दिया था मैंने इनपुट में, एज जब उसने मांगी तो मैंने कहा 25। फिर मैंने क्या प्रेस किया था, मैंने प्रेस किया था इसके बाद एंटर। अभी ऊपर ही मैंने बताया कि जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो होता क्या है, जो भी हम इनपुट डालते हैं उसके बाद \n यानी एक न्यू लाइन कैरेक्टर चला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे असली इशू मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी न्यूमेरिक इनपुट्स आप देखते हो, फिर चाहे वो नेक्स्ट int हो, चाहे फिर वो नेक्स्ट डबल हो, या फिर नेक्स्ट शॉर्ट हो, या फिर नेक्स्ट लॉन्ग हो, या फिर नेक्स्ट फ्लोट हो, यहां तक कि जो हमारा स्ट्रिंग इनपुट्स में नेक्स्ट मेथड है वो भी, उसकी भी यही हरकत है। ध्यान से समझना, यहां तक कि हमारा जो नेक्स्ट मेथड होता है उसके साथ भी यही दिक्कत है। दिक्कत क्या है, दैट दे डू नॉट कंज्यूम द \n कैरेक्टर।
वो \n कैरेक्टर को कंज्यूम ही नहीं करते। कंज्यूम ना करने का मतलब क्या है कि वो उसे अपने टोकन्स के पार्ट में नहीं लेते, टोकन्स का पार्ट नहीं बनाते, \n को वो स्किप मार देते हैं। अब बात समझ में आई? तो जब नेक्स्ट INT कोड में काम करना शुरू हुआ तो उसने रीडिंग तो शुरू करी इनपुट की। सबसे पहले स्टेज पे उसे 2 मिला, फिर उसे 5 मिला, और फिर उसको जब आगे उसने देखा तो \n था और आगे कुछ था नहीं, तो उसको समझ में आ गया मेरा पहला टोकन मुझे मिल चुका है, और उसने 25 रिटर्न कर दिया। लेकिन उसने \n को कंज्यूम ही नहीं किया। और हुआ क्या कि हमारा कर्सर बस यहीं पर रहा, और जैसे ही हमारा कोड आगे की तरफ चला और हमारा नेक्स्ट लाइन मेथड कॉल हुआ, तो कर्सर यहां पर था, नेक्स्ट लाइन को, नेक्स्ट लाइन यानी पहले ही \n मिल गया। नेक्स्ट लाइन को पहला ही टोकन क्या मिल गया? \n मिल गया, उसे अपना डेलीमीटर मिल गया। तो उसे ये लगा कि भाई \n मिल चुका है तो मेरा काम खत्म, मुझे टोकन मिल चुका है। लेकिन कर्सर यहां पर था, उसे फौरन आगे बढ़ते ही, पहले ही पहला कदम बढ़ाते ही \n मिल गया, तो उसे कुछ भी नहीं मिला एक तरह से देखा जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यही दिक्कत यही प्रॉब्लम होती है जब हम मेनली न्यूमेरिक इनपुट्स, और यूं कहा जाए कि नेक्स्ट लाइन को बाकी सारे जितने भी अभी हमने मेथड्स पढ़े उनके साथ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये इशू देखने को मिलता है। प्रॉब्लम मैंने इसलिए समझाई क्योंकि प्रोग्राम के अंदर बहुत जगह पर जब आप लिखेंगे आपको बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या, हो क्या रहा है, और आप एकदम पागल से हो जाएंगे। लेकिन नहीं, प्रॉब्लम मैंने समझा दी है, अब इसका सॉल्यूशन भी दे देता हूं। तो चलते हैं कोड की तरफ। आ चुके हैं हम लोग अपने BlueJ स्क्रीन के ऊपर। मैंने वही प्रॉब्लमैटिक कोड को ओपन कर दिया, और अब इस कोड में जो प्रॉब्लम है मैं उसे सही कर रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने बीच में sc.nextLine एक बार लिख दिया। हुआ क्या, अब होगा क्या, आप समझिएगा। मैंने जो 25 इनपुट किया था, क्या इनपुट किया था, जब ये मुझसे इनपुट मांगेगा तो मैं वहां पर बाहर से 25 इनपुट करूंगा, और फिर मैं उसके आगे एंटर दबाऊंगा। तो जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो एंटर की जगह पर \n लग के इनपुट स्ट्रीम में चला जाएगा। नेक्स्ट INT मेथड यहां से सिर्फ और सिर्फ इस 25 को ही कॉपी उठा के एज में डालेगा, और कर्सर हमारा यहां 25 और \n के बीचों बीच होगा। इतनी बात समझ में आई? तो यहां पर बीच में एक और नेक्स्ट लाइन लगाने से मतलब ये हुआ कि ये जो फालतू का \n कैरेक्टर लग के इस इनपुट के पीछे गया है, इसको ये नेक्स्ट लाइन कंज्यूम कर लेगा। अब कंज्यूम करने से होगा क्या कि हमारा जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, और जब दोबारा से एक sc.nextLine मेथड कॉल होगा तो वाकई में वो हमसे इनपुट मांगेगा। क्यों? क्योंकि इनपुट बफर में 25 तो एज के पास चला गया, और ये जो बचा हुआ \n है वो किसी और नेक्स्ट लाइन मेथड ने कंज्यूम कर लिया। हालांकि हमने उसे स्टोर नहीं किया, बस कंज्यूम कर लिया, यानी इनपुट बफर से हमने कंज्यूम करके खाली कर दिया इनपुट बफर को। बात समझ में आई? तो खाली होगा। अब जब वो इनपुट बफर में नेक्स्ट लाइन ढूंढेगा उसे मिलेगा ही नहीं, तो फिर वो हमसे फिर से इनपुट मांगेगा कि हाँ भाई दो। क्लियर हो गई बात? ये बात समझ में आ जाती है? बढ़िया। तो उसके बाद हम इसे कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, और राइट क्लिक करके मेन मेथड को यहां पर कॉल करते हैं, ओके दबाते हैं। इसने कहा हमसे अपनी एज बताओ, मैंने बताया 25, एंटर दबाया। अब आप देख रहे हो कि एंटर योर नेम लिख करके ये रुक गया है। क्यों? क्योंकि एंटर दबाने के बाद 25 के बाद जो \n गया था वो वहां पर उस बीच में जो मैंने एक नई लाइन लिख दी sc.nextLine, उसने कंज्यूम कर लिया। उसने कंज्यूम करके इनपुट बफर में जो \n था उसे खाली कर दिया। तो अब इनपुट बफर में कुछ बचा ही नहीं। अब बचा नहीं तो ये कीबोर्ड जो प्रोग्राम है वो हमसे फिर से इनपुट मांगेगा कि भैया इनपुट स्ट्रीम में कुछ डालो, तो तब तो हम कुछ रीड करें। तो अब जो अगला नेक्स्ट लाइन है हमारे कोड का वो फौरन से क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा। तो अब हम यहां पर चलते हैं। मैंने लिखा मेरा नाम है लेट्स से अब्बास, ठीक है। मैंने एंटर दबाया तो मेरी एज भी यहां पर प्रिंट हो जाती है 25, और मेरा जो नाम है अब्बास वो भी यहां पर प्रिंट हो जाता है। आई होप यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो आपको क्लियर हो गई होगी, और ये प्रॉब्लम कभी भी प्रोग्राम में आए तो उसे कैसे हैंडल करना है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा लेक्चर यहीं पर जो है, हमने सारी चीजें आज के लेक्चर में जो हमें समझनी थी हमने समझ ली है, और अब इस लेक्चर के अंदर हम फटाफट से एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने वाले हैं, जिसके अंदर हम स्कैनर क्लास के अंदर जो भी हमने सीखा, जो भी मेथड्स के बारे में सीखा, उसका इस्तेमाल करते हुए हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, जिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम का नाम है स्टूडेंट डेटा एंट्री। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि हमें करना क्या है। इसके अंदर क्रिएट अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम बना
बनाइए दैट कलेक्ट्स एंड डिस्प्लेज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे पहले तो, यानी कि इनपुट ले, उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन को बकायदा डिस्प्ले करके दिखाए कि हाँ आपने ये चीजें इनपुट करी हैं। इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या कलेक्ट करना है, उस बच्चे का रोल नंबर कलेक्ट करना है, उस बच्चे के नाम को कलेक्ट करना है और उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को भी कलेक्ट करना है। इतनी बात समझ में आ जाती है। तो चलते हैं कोड की तरफ ब्लूजे के ऊपर और फटाफट से अपना ये प्रोग्राम लिखते हैं। आ चुके हैं हम लोग अपने ब्लूजे स्क्रीन के ऊपर। हमने फटाफट से यहाँ पर एक नई क्लास बनाई और इस नई क्लास का नाम हमने यहाँ पर रखा स्टूडेंट डेटा एंट्री। ठीक है, ओके दबा दिया, हमारी क्लास बन करके यहाँ पर रेडी हो जाती और हमने इसे यहाँ पर रख दिया। क्लियर हो गई बात, बढ़िया। क्लास को ओपन किया हमने, पुराने सारे कोड को रिमूव कर दिया और फिर हमने फटाफट से बॉयलर प्लेट लिखी, यानी पब्लिक क्लास स्टूडेंट डेटा एंट्री। उसके बाद हमने मेन मेथड बना लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बढ़िया। फिर क्योंकि हमें यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी, यानी बच्चे से इंफॉर्मेशन बाहर से लेनी है, तो हमें इनपुट स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ेगा। तो हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसे अपनी इनपुट स्ट्रीम यानी कि सिस्टम डॉट इन दे देंगे। ठीक है, सेमीकोलन। लेकिन हमने क्या गलती करी, हमने स्कैनर क्लास का यूज तो किया लेकिन स्कैनर क्लास को इंपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो तो दूसरे पैकेज में। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, जावा डॉट यूटिल पैकेज से स्कैनर क्लास को ले आओ। अब कोई एरर हमारे लिए नहीं है। अब हम फटाफट से प्यारे प्यारे मैसेज डिस्प्ले कराएंगे जिससे हम डेटा कलेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम कहेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने कहा एंटर रोल नंबर। क्या कहा मैंने, एंटर रोल नंबर, और बस उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। मैं यहाँ से प्रिंट हटा करके प्रिंट एलन कर देता हूँ ताकि वहां पे भी अच्छी फॉर्मेटिंग दिखाई दे, यानी इनपुट सामने ही हो इस लाइन के। फिर अब रोल नंबर को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल बनाना होगा, तो int रोल इज इक्वल टू, अब हम कैसे कर लाएंगे भाई इनपुट, उसके लिए इंटीजर टाइप का है तो sc डॉट नेक्स्ट int मेथड का यूज करना है। हमारे पास आ जाएगा सबसे पहला जो भी नंबर आएगा, बढ़िया भाई। उसके बाद अब हम कहेंगे फिर से सेम चीजें हम कॉपी पेस्ट करते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इस बार हम उसका रोल नंबर नहीं उसका नेम मांगेंगे, और नेम के लिए डेटा टाइप कौन सा यूज करना होता है, स्ट्रिंग, और वेरिएबल का नाम भी हम क्या कर देंगे यहाँ पर, नेम कर देंगे। ठीक है, और जो मेथड हम नेक्स्ट int यूज कर रहे हैं, इसके बजाय हम लोग नेम के लिए हम क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे। नेक्स्ट लाइन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अगर मान लो उसका बहुत बड़ा नाम है, उसका बहुत बड़ा नाम है, 2-3 वर्ड्स का भी नाम हो सकता है ना, तो फिर वो हम नेक्स्ट लाइन के थ्रू ही तो ले सकते हैं, अदरवाइज कहाँ ले पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम इनपुट कराएंगे उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स। तो मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सॉरी प्रिंट, और मैंने कहा एंटर एंटर मैथ मार्क्स। इसी तरह से हम 3 सब्जेक्ट बना लेंगे रैंडमली। ठीक है, और अब हम मार्क्स इनपुट कराना है तो इन int डेटा टाइप यूज होगा, तो int मैथ इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। भाई अगर इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट int मेथड का यूज करना होगा। तो बस हम इसी चीज को 2 बार और कॉपी कर लेते हैं और सब्जेक्ट बस चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैंने कहा इस बार बायोलॉजी मार्क्स, और यहाँ पे मैंने कह दिया फिजिक्स मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैथ से चेंज करके बायो रख दिया और यहाँ पे फी रख दिया, यानी कि फिजिक्स। क्लियर हो गई बात, समझ के आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमने जो भी डेटा लिया है, अब हमें उसे ब्यूटीफुली प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एक पहले तो प्रॉपर सी लाइन हम बढ़िया सी प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन करके, जहां पर हम ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग खूबसूरती दिखाने के लिए बस कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। जो भी मैंने दिया एग्जैक्टली स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ऐसे खूबसूरत तरीके से प्रिंट हो जाएगा। फिर हम यही लाइन कॉपी कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर देंगे इसको, भैया इस बार तुम प्रिंट कराओ बच्चे का रोल नंबर। क्या प्रिंट कराओ, रोल नंबर प्रिंट कराओ, और वहां पर लिख दो रोल नंबर में क्या लिख दो, जो भी रोल नंबर बच्चे ने दिया है, यानी कि रोल की वैल्यू प्रिंट करा दो। समझ गए भाई, उसको बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर ये चीज दोबारा से कॉपी करके एक और बार पेस्ट, एक और बार पेस्ट, एक और बार पेस्ट और एक और बार पेस्ट। यहाँ पे मैं रोल नंबर की जगह कर दूंगा नेम, और यहाँ पे भी हो जाएगा नेम। यहाँ पे मैं रोल नंबर की जगह कर दूंगा मैथ मार्क्स, तो यहाँ पे वेरिएबल में मैथ आ जाएगा ताकि मैथ के मार्क्स प्रिंट हो सके। अच्छा, मैथ्स नाम है वेरिएबल का, मैथ नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बायोलॉजी मार्क्स, और यहाँ पे वेरिएबल जो मैं यूज कर लूंगा वो हो जाएगा बायो, क्योंकि बायो के अंदर मेरे बायोलॉजी के मार्क्स स्टोर होंगे। फिर यहाँ पे मैं कर दूंगा फिजिक्स मार्क्स, और फिर मैं यहाँ पर वेरिएबल की जगह पर मैं पी यूज कर लूंगा क्योंकि उसके अंदर मेरे फिजिक्स के मार्क्स स्टोर है। अब जहां तक हमें बात समझ में आ रही है, हमारी सारी चीजें अच्छे तरीके से काम करेंगी और चीजें वहां पर अच्छे से काम कर जाएंगी। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया।
बढ़िया। प्रोग्राम में सब कुछ सही लग रहा है, बस हमने शराफत नहीं दिखाई, और शराफत क्या है कि हमें यहाँ पर स्कैनर क्लास को क्लोज भी करना है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बढ़िया। तो कंपाइल किया, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आती, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। हमने क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया। हमसे कहता है अपना रोल नंबर बताओ, लेट्स से मेरा रोल नंबर 12 है, तो मैंने एंटर दबाया। अब ये क्या हुआ, रोल नंबर एंटर मैंने किया, रोल नंबर एंटर करते ही एंटर नेम आ जाता है और फिर एंटर मैथ्स मार्क्स। क्या हुआ यहाँ पे? कोई तो इशू हो गया हमारे प्रोग्राम में, इसने नेम हमसे नहीं मांगा और अभी हमसे मैथ के मार्क्स मांगने लग रहा है। हाँ, मैथ मार्क्स तो तब तक नहीं प्रिंट होना चाहिए था जब तक नेम में वैल्यू नहीं जानी चाहिए थी, यानी जब तक नेम का इनपुट नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ यहाँ पे? कुछ तो गड़बड़ हुई है, बताइए क्या इशू हुआ। अब ये ऐसे वर्क भी नहीं करेगा, मैं रैंडमली मैथ के मार्क्स दे देता हूँ 23, 59, ठीक है। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन प्रिंट हुई, लेकिन नेम में यहाँ पे खाली प्रिंट हुआ क्योंकि यहाँ पे कुछ गया ही नहीं। ऐसी क्या दिक्कत आ गई भाई कोड में? देखना पड़ेगा जरा सा। चलते हैं कोड देखते हैं। कोड सब कुछ तो ठीक लग रहा है, ओके, ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, वो क्या, जब भी हम न्यूमेरिक इनपुट्स या फिर नेक्स्ट लाइन को छोड़ करके कोई और मेथड जब हम यूज करते हैं तो वो बैकस्लैश n कैरेक्टर को कंज्यूम नहीं करता है, और अगर बैकस्लैश n कैरेक्टर बफर में, इनपुट बफर में रह जाता है तो नेक्स्ट लाइन उसे कंज्यूम करके ये समझ लेता है कि हमारा काम तो हो गया, क्योंकि वो तो उसी से समझ रहा है ना। तो हमको इस चीज को, दिक्कत को संभालने के लिए हमें यहाँ पर sc डॉट नेक्स्ट लाइन एक ऐड करना होगा, ताकि वो एक्स्ट्रा बैकस्लैश n जो कंज्यूम है वो हो जाना चाहिए। होगा क्या, या sc डॉट नेक्स्ट int जब कहता है हमको रोल नंबर दो, तो मैंने लिखा वहां पर क्या, मैंने बाहर लिखा 12 लिखा था, और उसके बाद ये बैकस्लैश n चला गया होगा, तो 12 तो उठ करके चला गया हमारे इस रोल नंबर के वेरिएबल में, है ना। लेकिन ये जो बैकस्लैश n है ये इनपुट बफर में रह जा रहा है, और ये बैकस्लैश n ये हमारे नेम वाला जो sc डॉट नेक्स्ट लाइन है वो इसको कैप्चर कर ले रहा था इनपुट बफर से, और समझ रहा था कि हमने नेम कैप्चर कर लिया, लेकिन नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा sc डॉट नेक्स्ट लाइन लगाया है, ताकि ये इनपुट बफर वाला कैप्चर हो जाए, और उसके बाद फिर हमारा जो नेम है उसके लिए एक वापस से हमसे इनपुट मांगे, क्योंकि इनपुट बफर तो खाली हो जाएगा। तो मैंने कंपाइल किया, क्लोज किया, और अब हम करते हैं तो हमारे लिए चीजें अच्छी हो जानी चाहिए। रोल नंबर 12, हाँ बिल्कुल सही हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एंटर नेम, तो नाम मैंने लिख दिया लेट से शुजात हैदर, ये मेरा पूरा नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद एंटर मैथ्स मार्क्स, जो भी है भाई, फेल करा लेता हूं अपने आप को, 37, बहुत बुरा हुआ। बायोलॉजी ठीक है, ओके ओके 65। फिजिक्स के मार्क्स बहुत बेकार आते हैं भाई, 52, बढ़िया। समझ में आ गई बात। मैंने ये सारे डेटा इनपुट किया, रोल नंबर 12 डाला, मार्क्स नाम में अपना शुजात हैदर डाल दिया, मैथ के जो मार्क्स हैं वो 37, बायोलॉजी के 65, फिजिक्स के 52। सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टूडेंट की प्रिंट हो जाती है कि स्टूडेंट का रोल नंबर 12 है, नाम शुजात हैदर है, मैथ में 37 मार्क्स पाए हैं, और बायोलॉजी में उसने 65 स्कोर किया है, फिजिक्स में 52 मार्क्स उसे मिले हैं। यहां तक बात समझ में आ जाती है, तो हमने अपना एक छोटा सा प्रोग्राम भी यहां पर कंप्लीट कर लिया है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आज के इस लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया, लेकिन आज के इस लेक्चर के साथ हमारा स्कैनर क्लास का पार्ट जो है आपके सिलेबस, यानी चैप्टर नंबर 5 इनपुट इन जावा का जो स्कैनर वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं हमारे पढ़ने के लिए, वो है कमेंट्स और एरर्स के बारे में, तो वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।